नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समाजशास्त्रीय अध्ययन के मानविकी अभिमुखन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में चर्चा की। समाजशास्त्र के दो अभिमुखन हैं, एक है वैज्ञानिक अभिमुखन, दूसरा मानविकी अभिमुखन। इस वीडियो में हम मानविकी अभिमुखन के बारे में चर्चा करेंगे। मानवीय अभिमुखन का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानविकी अभिमुखन की क्या विशेषताएं हैं, ये किस प्रकार से वैज्ञानिक अभिमुखन से भिन्न है, ये भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था, औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण के कारण नवीन परिस्थितियाँ एवं समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र में एक बदलता हुआ रूप सामने आया और इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश में समाजशास्त्र में मानवीय अभिमुखन के विकास में योग दिया। ये अभिमुखन समाजशास्त्र के उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज में रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत में जब औद्योगिक व्यवस्थाएं परिपक्व हो चुकी, नवीन परिस्थितियां पैदा हुई, समस्याएं हुई और पुनर्जागरण हुआ, उन सब से समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तत्वों को प्रधानता देते हुए साथ ही मनोवैज्ञानिक तत्वों को भी प्रमुखता से उजागर किया गया और मनुष्य को इच्छा, भावना, उद्देश्य, बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। वहाँ लोगों को नई व्यावसायिक संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई। उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रवास, पुनर्जागरण के कारण उत्पन्न हुई थी। और इस बदलते हुए परिवेश में समाजशास्त्र का नया अभिमुखन सामने आया। सोरोकिन ने तो इस अभिमुखन के बारे में ये भी कहा है कि 1952 से 1965 के बीच समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्य अनुसंधान कार्य तथा तथ्य विश्लेषण व आनुभविक अनुसंधान हेतु नवीन पद्धतियों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया और जिसकी बर्जर ने आलोचना की और बताया कि समाजशास्त्री अपने विषय से दूर चले गए और वे मानव समाज के अध्ययन पर पूरी तरह ध्यान देने की बजाय पद्धति शास्त्र की बारीकियों में उलझ गए और धीरे धीरे विज्ञानवाद और वैज्ञानिक समाजशास्त्र के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। ये सोचा जाने लगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए या सहानुभूति या वर्स्टेहन नामक नई व्यक्तिपरक पद्धतियों का। क्या समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांत निर्माण पर जोर देना चाहिए या समाज की समस्याओं के प्रति भी जागरूक एवं चिंतित होना चाहिए। इसी समय समाजशास्त्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ जिसे मानविकी अभिमुखन या मानवतावादी अभिमुखन कहते हैं। तो समाजशास्त्र में जो ये नया परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ, उसके तहत इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि सामाजिक समस्याओं को उस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि वहाँ के रहने वाले लोग, जिस समाज, जिस समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो उसको किस रूप में देखते हैं। उनके दृष्टिकोण से उस सामाजिक समस्या को समझना चाहिए। वास्तव में तो उस समय विज्ञानवाद पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में मानविकी अभिमुखन उभर कर सामने आया और समाजशास्त्रियों ने उन वर्गों, व्यक्तियों और समूहों के अध्ययन पर जोर दिया जो काफ़ी समय से उपेक्षित रहे हैं, शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, जिन्हें व्यवस्था द्वारा कोई संरक्षण नहीं मिला है। ऐसे उपेक्षित लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा था और इसलिए उस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया
जहाँ समाजशास्त्र में अधिकांश लोगों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। चूँकि उपेक्षित, वंचित, शोषित लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्र अधूरा था, इसलिए मानवीय अभिमुखन पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया। यदि हम इसकी विशेषताओं के माध्यम से इसे समझें तो इस रूप में समझ सकते हैं कि मानवीय अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभाविकता, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया और यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध है। इनका मानना यह है कि समाज की सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बजाय उसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानवीय अभिमुखन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया गया और इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सभी पहलुओं से अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध, अंडरस्टैंडिंग को विशेष महत्व दिया गया। तीसरा, मानविकी अभिमुखन में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, अर्थात यह परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं बल्कि मानवीय अभिमुखन अपनाकर किया जा सकता है। चौथा, मानवीय अभिमुखन में उपेक्षित, वंचित, शोषित महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर के समाजशास्त्रीय ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। पांचवा, मानविकी अभिमुखन में सब प्रकार के पूर्वाग्रहों या जो पूर्व मान्यताएं हैं, पूर्व स्थापित मान्यताएं हैं, उनसे अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। अर्थात अध्ययनकर्ता पर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रहता, वो किसी भी पूर्व मान्यता को नहीं मानता। छठा, मानवीय अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्तियों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। यदि व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा? इसलिए समाज की सबसे छोटी इकाई जो है व्यक्ति के अध्ययन पर भी विशेष जोर दिया गया। सातवां, मानवीय अभिमुखन में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया गया और यहाँ ये देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। अर्थात सामाजिक प्रतिमानों का समूह द्वारा अर्थ लगाना और उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अर्थ लगाने में अंतर होता है। तो जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं उस समाज के लोग उन सामाजिक प्रतिमानों का किस रूप में अर्थ लगाते हैं, इसको समझने का मानवीय अभिमुखन में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। मानवीय अभिमुखन में स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया गया और ये दृष्टिकोण इसलिए अपनाया गया कि इनका मानना है कि जो व्यवस्था है और व्यवस्था के पोषक है उनके द्वारा शोषित, वंचित, उपेक्षित और महिलाओं के अध्ययन को इसमें शामिल नहीं किया जाता और जब तक इनको शामिल नहीं किया जाएगा समाजशास्त्री ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए यह व्यवस्था और व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाता है मानवीय अभिमुखन। और मानवीय अभिमुखन में अध्ययन की ऐसी पद्धतियों का सहारा लिया गया है जो वास्तविकता के अधिक निकट हो, अर्थात हम वास्तविकता को सही ढंग से समझ सके, जिसमें सहभागी अवलोकन है, डायरियाँ हैं, पत्र है, आत्मकथाएं हैं, जीवनियाँ हैं आदि। क्योंकि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता जिस समाज समूह का अध्ययन करता है उसी में वो सहभागी होकर के वहाँ रह करके और उसका अध्ययन करता है, जिससे कि उस समूह और समाज की समस्याओं को भली भांति ढंग से समझ सके
लोग उस समस्या का उस समाज में और समूह में रहने वाले लोग क्या अर्थ लगाते हैं उसको भलीभांति समझ सके, इसके लिए सहभागी अवलोकन आवश्यक है। इसी प्रकार डायरियाँ, बहुत सारे व्यक्तियों को डायरी लिखने का एक शौक़ होता है कि वह अपने प्रतिदिन की घटना डायरी में उल्लेखित करते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है। और इस प्रकार की डायरियां व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होती है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी जीवनचर्या का निर्वहन करता है। और इसी प्रकार पत्रों का, आत्मकथाओं का, जीवनियों का आदि का भी मानविकी अभिमुखन में काम में लिया जाता है, जिससे कि उनके व्यक्तिगत जीवन को समझा जा सके। और इसका जो दृष्टिकोण है वो मानवीय दृष्टिकोण इसलिए है कि उसमें रहने वाले मानवों के दृष्टिकोण से अध्ययन करना, न कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती है जो उस समाज में रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से ही समझी जा सकती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझी जा सकती। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण भी समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है। हम दोनों ही अभिमुखनों का अध्ययन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह अभिमुखन एक दूसरे के विरोधी हो। वैज्ञानिक या मानविकी अभिमुखन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि समाजशास्त्रीय अध्ययन में दोनों ही अभिमुखनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी वर्तमान परिस्थितियों में भी दोनों ही अभिमुखन उतने ही महत्वपूर्ण है, उतने ही प्रासंगिक है जितने कि पहले थे। इसलिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से दोनों ही अभिमुखनों का महत्वपूर्ण स्थान है।